किशोरों को लाओ। वे उससे बैग की सामग्री के बारे में पूछते हैं और जेफ को पता चलता है कि यह एक मरी हुई बिल्ली है। वह बताता है कि वह उसे रसायनों का उपयोग करके घोलने जा रहा है, जिसकी पहुंच उसके पास है क्योंकि उसके पिता एक रसायनज्ञ के रूप में जिज्ञासु थे कि दो लड़के जेफ के पीछे उसके पिता की प्रयोगशाला में जाते हैं, साझा किया गया जहां उसने कई मृत जानवरों को जार में एकत्र किया है। फिर वह कीमत बताते हुए बिल्ली को घोलने के लिए आगे बढ़ता है। मुझे लगभग 1 महीना लगेगा क्योंकि एसिड कमजोर है। जेफ को ऐसा करने में मजा आता है क्योंकि उसे हड्डियां पसंद हैं और वह शरीर के अंदर क्या है इसमें दिलचस्पी रखता है। हालांकि किशोर लड़के अभी भी संशय में हैं और मानते हैं कि जेफ खुद को साबित करने के लिए सिर्फ गंदा पानी डाल रहा है। जेफ एक जार को जमीन पर पटक देता है जिससे एसिड और उसमें घुला हुआ जानवर बिखर जाता है। लड़कों को गंदी बदबू से घृणा होती है और वे उसे सनकी कहते हुए घटनास्थल से भाग जाते हैं। बाद में रात्रिभोज के दौरान जेफ चिकन लेग लेने की कोशिश करता है। दोस्तों ने कहा कि काले मांस को प्राथमिकता देने के बावजूद अपने भाई को दे दो। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लियोनेल एक बार जेफ का अधिक सामाजिक बनना, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसके लिए आसान नहीं है क्योंकि उसके सभी साथी सहपाठी सोचते हैं कि वह हम हैं। अजीब है और कुछ तो केवल एक पर भी बोलिया करते हैं जो उससे एक अजीब लड़के के रूप में बात करता है। जैसे कि अगले दिन स्कूल में अजीब लड़का दोपहर के भोजन के दौरान जेफ के बगल में बैठने के लिए आता है। वह पूछता है कि क्या वह जेफ के साथ एक संगीत कार्यक्रम में जाना चाहता है। इस बात पर सहमत है कि उन्हें बाद में जीव विज्ञान कक्षा के दौरान इमेजिन ड्रैगन देखने जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि जेफ एक पादरी पर मोहित हो गया है। एक जार के अंदर जानवर को परोसा जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह उसे चुपचाप चुरा लेता है। स्कूल के बाद उसे अपने पिता की प्रयोगशाला में ले जाता है। जब वह घर वापस आता है तो वह अपने माता पिता को जॉयस के काम पर वापस जाने के फैसले पर बहस करते हुए सुनता है या दावा करता है कि वह अभी अभी बाहर आई है, मानसिक अस्पताल, और ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बाद वाला उसकी चिंता को खारिज कर देता है। जेफ फिर कोमलता से आदमी उसके छोटे भाई ने कहा कि उसे यह सब नहीं सुनना पड़ेगा। अगले दिन वह अपने बैंड अभ्यास के बाद स्कूल से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके एकमात्र दोस्त को गुंडों द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसके बावजूद जेफ ने न चाहते हुए भी वहां से चले जाने का विकल्प चुना, बाद में खुद को मुसीबत में डाल ले। लियोनेल काम से जल्दी घर लौट आता है और डेव से उसे पता चलता है कि जेफ घंटों से उसकी शरण में है। अपनी सामाजिक प्रगति की कमी से बहुत क्रोधित होकर लियोनेल ने एक कूड़ेदान को शेड में खींच लिया और उसे फोड़ दिया और उसने जेफ के सभी संग्रह को त्याग दिया और उसे इसे रोकने और अधिक सामान्य होने का आदेश दिया। इसके अलावा लियोनेल ने शेड को अच्छे के लिए नष्ट करने का भी संकल्प लिया क्योंकि उनकी आस्तीन तबाह हो गई थी। आत्मिक स्थान जहां उसे आनंद मिलता है उसे नामांकित करना पड़ता है। अगले दिन स्कूल से घर लौटने पर लोगों को मारना शुरू कर दिया। जेफ को पता चला कि उसके पिता ने वादा किया था कि शेड को वास्तव में ध्वस्त कर दिया है। फिर भी वह मलबे के माध्यम से खोदता है और सड़क के किनारे बैठे कुछ जानवरों के बैंड को बचाता है। जेफ अपने हाथों में हड्डियों की भूमिका निभाता है और बाद में घर पर जॉगर को दौड़ते हुए देखता है तो उसके पिता उसके पास आते हैं और माफी मांगते हैं। पहले कठोर होने के लिए आईएसआईएस ने समझाया कि वह नहीं चाहता कि जेफ का अंत उसकी तरह हो जो प्रयोगशालाओं में बहुत अधिक समय बिताता है और उसके कई दोस्त नहीं हैं। सुलह के संकेत के रूप में लियोनेल जेफ को डंबल देता है ताकि वह कसरत कर सके और उम्मीद है कि किसी दिन लड़की का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा। किशोर उपहार स्वीकार करता है और व्यायाम करना शुरू कर देता है, लेकिन उसने अभी भी अपना काम नहीं छोड़ा है। रुचि के कारण वह गुप्त रूप से जंगल में जानवरों को फंसाकर उनकी हड्डियां इकट्ठा करने की उम्मीद में अपना दिन बिताता है। एक दिन एक इतिहास शिक्षक जेफ से एक प्रश्न पूछता है, लेकिन शिक्षक के दबाव डालने पर वह उत्तर देने में विफल रहता है और वह नकल करते हुए मूर्खतापूर्ण आवाज में बोलता है। उनकी मां इंटीरियर डिजाइनर है। आश्चर्यजनक रूप से उनके काम से पूरी क्लास हंसने लगती है और जेफ इसे दोस्त बनाने के एक अवसर के रूप में देखता है। बस पूरे दिन सेरेब्रल पाल्सी वाले लोगों की नकल करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह बाद में दालान में चलते समय अजीब शोर और इशारे करता है। ओह, वह सभी को हंसाने के लिए दौरा पड़ने का नाटक भी करता है, जो वास्तव में होता है। अंततः इससे भी बुरी बात यह हो गई कि वह एक दिन बेचे गए ईपीएजीएफसी के लिए जाने लगा। जॉन, नील और माइक नाम के लड़कों का एक समूह जो सोचता है कि वह प्रफुल्लित करने वाला है, उसे दोपहर के भोजन के लिए अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है। तीनों को यह इतना हास्यास्पद लगता है कि उन्होंने डेहमर फैन क्लब बनाने का फैसला किया।
वे चारों इतने अच्छे से मिल गए कि वे साथ आने लगे। अपने वरिष्ठ वर्ष को जीवंत बनाने के लिए वे जेफ से लाइब्रेरी में बेतरतीब शोर मचाने और इसका दोष किसी और पर मढ़ने से शुरू करते हैं। यूएस ओपन के बाद वे दौरे पड़ने का बहाना करते हुए दालान में भागते हैं। जेफ के बीच में सामाजिक जीवन में सुधार होता दिख रहा है। उन्हें पता चलता है कि उनकी पूर्व नशे की लत वाली मां को दोबारा बीमारी हो रही है। वह उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह चिंतित होने के बावजूद उन्हें टाल देती है। जेफ एक दिन अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए अपने दिनों में व्यस्त रहता है। एक को पकड़ो, उसके दोस्त उससे बेचारी मछली को जाने देने के लिए कहते हैं, लेकिन जेफ हिंसक तरीके से उसे काट देता है, जिससे वे घबरा जाते हैं। बस अगले दृश्य में एक शरारत होती है। चार दोस्त स्कूल की वार्षिक पुस्तक के लिए एक महाकाव्य शरारत के बारे में सोच रहे होते हैं। इस दौरान जेफ एक लेकर आता है। विचार यह है कि उसे प्रत्येक क्लब फोटो में रखा जाना चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि समूह उनमें से किसी में भी नहीं सोचता है, यह एक शानदार विचार है और अगले ही दिन ऐसा करने की डिग्री है जब वे अपनी योजना को पूरा करते हैं। जेफ को हर तस्वीर में रखा जाता है, जबकि हर कोई मुस्कुराता है। स्कूल के बाद उसके चेहरे पर एक सपाट नीरस भाव होता है। जेफ जॉन को उत्साहपूर्वक घोषणा करने के लिए घर लाता है। पिता ने कहा कि वह इस वर्ष कई क्लबों में शामिल हुए हैं, हालांकि उनके पिता उनकी मां के साथ लड़ाई में बहस करने में बहुत व्यस्त हैं। वास्तव में जॉन को अजीब महसूस होता है। वह खुद को माफ कर देता है और इस सब से अलग हो जाता है। जेफ अभी भी जॉगर को गुप्त रूप से स्टॉक कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे उस पर क्रश हो गया है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि दोस्त बाहर घूम रहे होते हैं। जॉगर माइक दिखाता है और उसका स्वागत डॉक्टर मैथ्यू के रूप में करता है, जो उनका पारिवारिक डॉक्टर ली निकला आप यात्रा पर हैं। जेफ घर लौटता है और फिर से अपने माता पिता को बहस करते हुए देखता है, जिसके बाद वह खुद को शांत करने के लिए शराब की एक बोतल लेता है, लेकिन बाद में जेफ चुपचाप उसे चुरा लेता है। इसके बाद वह अगले दिन जेफ और उसके दोस्तों के साथ शराब पीना शुरू कर देता है या स्कूल में लापरवाही से बात करता है। जब उनका ड्रग डीलर सहपाठी उनसे संपर्क करता है तो वह उन्हें एक पॉकेट चाकू दिखाता है जो उसे उसके पूर्व नाजी ने दिया था। पिता फिर वह इसका उपयोग खुद को काटने के लिए करता है और अपना खून चूसना शुरू कर देता है। जेफ को छोड़कर समूह को यह परेशान करने वाला लगता है और उन्हें दूर जाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, जेफ एक शराबी बन जाता है और यहाँ तक नशे में स्कूल भी जाता है। एक दिन वह रात भर के लिए चला जाता है वाशिंगटन डीसी की स्कूल यात्रा, जिसके दौरान वह चार्ली द इकलौते अश्वेत के साथ एक कमरा साझा करती है। अपनी कक्षा में एक व्यक्ति जेफ ने सावधानी से उसकी जांच की और अचानक उससे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या एक काले व्यक्ति के आंतरिक अंगों का रंग एक सफेद व्यक्ति के समान रंग है। चार्ली शुरू में अजीब था, लेकिन वह शायद नस्लवादी सवालों का आदी था, इसलिए उसने ऐसा करने का फैसला किया। जब लड़के अगले दिन डीसी की सड़कों पर घूम रहे हों तो उस पर ध्यान न दें। अपने स्कूल के समाचार पत्र के लिए उपराष्ट्रपति के साथ एक साक्षात्कार लेने जा रहे जेफ ने इसे गंभीरता से लिया और व्हाइट हाउस को कॉल करने के लिए पास के फोन बूथ पर गया, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ कि वह इमारत में प्रवेश करने के बजाय सुरक्षित रूप से प्रवेश करने में सफल हो गया। व्हाइट हाउस और उपराष्ट्रपति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करने में कामयाब रहे, जिससे वे बहुत खुश हुए कि आपके अंग एक जैसे कैसे दिखते हैं। जेफ उपराष्ट्रपति के पास गया। आनंदमय यात्रा के बाद वे खुशी के साथ घर लौटे। हालांकि जेफ की खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी, क्योंकि उसके पिता को यह खबर मिली कि वह तलाक लेने की कगार पर है। यह खबर जेफ को बहुत दुखी करने वाली है और मामले को जटिल बनाने वाली है। वह डॉक्टर के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, इसलिए उसकी बीमारी ठीक हो जाती है और वह डॉक्टर मैथ्यू के पास जाता है। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण शरीर की जांच की जाती है और हर्निया की जांच के दौरान वह यह देखकर असहज महसूस करता है कि जेफ का लिंग खड़ा हो गया है। इस घटना के बाद जेफ को अपनी कामुकता के बारे में पता चलता है, इसलिए वह खुद को चुप रखता है जब उसके दोस्त लड़कियों के बारे में बात करते हैं। अंततः उसके दोस्त बात सुनते हैं। वह दृश्य कितना अजीब और दूर का था और उस दिन की वार्षिक पुस्तक की तस्वीर में कटौती करता है। आखिरकार छप गया। लड़के हर एक तस्वीर में जेफ को देखकर हंसते हैं, लेकिन जब शिक्षिका का ध्यान इस पर जाता है तो वह उसे तस्वीरों से मिटाने के लिए एक मार्कर का उपयोग करती है। इस बीच जेफ अपने माता पिता दोनों के आसन तलाक के साथ साथ अपनी यौन जागृति में भी डूब रहा है। खुद को सांत्वना देते हुए उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और कल्पना की कि वह मैथ्यू के शरीर को सहला रहा है। दूसरी ओर जेफ के दोस्त बाहर घूम रहे हैं।
जब उनके कुछ सहपाठी उन्हें बोरिंग होने के लिए चिढ़ाते हैं क्योंकि वे जेफ के साथ नहीं हैं और हाल ही में चुनौती महसूस कर रहे हैं। जॉन ने शर्त लगाई कि वह इस सप्ताह के अंत में मॉल में नकली जब्ती करने के लिए जेफ को बुला सकते हैं। यह सुनकर उसे खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे लगता है कि वे जेफ को अपने मनोरंजन के खिलौने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जॉन अपनी योजना पर आगे बढ़ता है और जेफ को कुछ रिश्वत देता है। उसे दृश्य के लिए हाँ कहने के लिए प्रेरित करें और सप्ताहांत के दिन को तेजी से आगे बढ़ाएं। जहां लड़कों को उनके जेफ पर अपना जब्ती कार्य करना था, जबकि दोस्त पीछे खड़े होकर उनमें से एक का आनंद लेते हैं, यहाँ तक रिकॉर्ड भी करते हैं। इसके लिए जेफ खुद को अपमानित करने के लिए आगे बढ़ता है। उनका मनोरंजन कुछ समय तक चलता रहता है जब तक कि जेफ इस सब से थक नहीं जाता। उसे एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ एक भूत है। कहा जाता है कि यह किशोर लड़कों की वजह से उसका तनाव बढ़ाता है। जेफ घर लौटता है और उसे अपनी मां से पता चलता है कि तलाक को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसके पिता कुछ दिनों बाद घर ले रहे हैं। पूरा स्कूल प्रोम के बारे में बात करना शुरू कर देता है। इस दौरान माइक मजाक करता है। जेफ का यह कहना कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई भी लड़की उनके साथ प्रॉम में जाना चाहे, इससे जेफ को ठेस पहुंचती है, इसलिए वह चला जाता है। ठीक आगे और ब्रिजेट नाम के एक नवसिखुआ को प्रोम में जाने के लिए कहता है। पहले तो वह मना कर देती है क्योंकि वह हमेशा अजीब हरकतें करता है, लेकिन वह किसी तरह अपने नासमझ स्वभाव से उसे समझाने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार प्रोमेनेड आता है और जेफ ब्रिजेट के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचता है, जिससे उसके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन जब यह नृत्य करने का समय है, जेफ लड़कियों के लिए असहज है क्योंकि वह लड़कियों के प्रति आकर्षित नहीं है। क्या वह क्षमा चाहता है? जीसस स्वयं ब्रिजेट को छोड़कर कार्यक्रम स्थल से चले जाते हैं। अगले दिन जेफ स्कूल से घर लौटता है और देखता है कि उसकी मां अपना सामान अपनी कार में भर रही है। पता चला कि वह और डेव अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए जा रहे हैं क्योंकि जेफ का दिल टूट गया क्योंकि वे नहीं रहेंगे। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए उपस्थित होकर वह अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने देता है, लेकिन उनके जाने के बाद वह कुछ आंसू बहाता है।